हेलो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम्स अब चालू ही होने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है आप लोगों के लिए और एंड आई एम श्योर दैट आप लोगों ने सिंसियरली प्रिपेयर किया है इस एग्ज़ाम के लिए। अभी इन फाइनल स्टेजेस में हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस से घिरे हुए हो और आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं अपने परफॉर्मेंस को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेके। उन सारी इमोशंस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब देखिए कि इस सेशन से पहले टीम मेरे पास आई रिक्वेस्ट करने कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन तो सिंसियरली किया है लेकिन उनका टेस्ट में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं एंड दे आर वेरी सैड अबाउट इट। और ये हमेशा होता है कि वो तैयारी करके जाते हैं लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल की उनकी तैयारी होती है। तो सर ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ गाइड कर दीजिए। सो उसी से मैंने ये सेशन प्लान किया ताकि कोई भी बच्चा जिसने अपना प्रिपरेशन सिंसियरली किया है वो एग्ज़ाम के दिन में जाके अपना बेस्ट देने से ना चूके, राइट? ओके, क्योंकि आज इस मोमेंट में हो सकता है आपका एग्ज़ाम कल परसों में हो या अगले हफ्ते हो, लेकिन जब भी हो आपका एग्ज़ाम इस मोमेंट में, ये 2 दिन या 5 दिन में आप ऐसा कुछ नहीं सीख पाओगे जो आपके नॉलेज बेस को बहुत चेंज करके रख देगी। बट आप ऐसा कुछ अपने साथ जरूर कर सकते हो जिससे आपने अभी तक जो सीखा है उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ये आप इंश्योर करें, राइट? और वही हम यहां पे करने वाले हैं। कैसे करेंगे? देखिए, ओवर द लास्ट 18-19 ईयर्स जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं उसमें हर एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स का एक मेंटल फ्रेमवर्क, माइंड फ्रेम क्या है और वो कहाँ कहाँ पे चूक जाते हैं, अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में मैंने बार बार देखा है और उनको जगह जगह पे टाइम पे गाइड किया है। उन्हीं सबको मैं कोलेट करके आपको 4 नेगेटिव इमोशंस शेयर करके दे रहा हूँ। ये 4 नेगेटिव इमोशंस वो इमोशंस है जो इस टाइम पे आप जब एग्जाम से बहुत नज़दीक होते हो या एग्जाम के अंदर होते हो, ये 4 नेगेटिव इमोशंस ही मेन रीज़न होते हैं जो आपके परफॉर्मेंस को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देता है जिसके काबिल आप हो, राइट? तो इस सेशन के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इनमें से एक भी नेगेटिव इमोशन के साथ जूझ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों का एग्ज़ाम होगा 1-2 दिन में, कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है अगले हफ्ते हो, तो आप अपने एग्ज़ाम का डेट नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस सेशन को देखने के बाद देखिए कौन सा नेगेटिव इमोशन आप फील कर रहे हो और उसको भी टाइप कीजिए। क्योंकि यहां पे तो मैं आपको जेनरिक एक फ्रेमवर्क दे दूंगा जिसको आप फॉलो करते हुए आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इशू को थोड़ा सा कस्टमाइज गाइडेंस मिल जाएगा तो और बेटर है, और आपकी इशू थोड़ी सी अलग है तो उसको स्टेट कर दीजिए। इवन इनमें से कोई नेगेटिव इमोशन आप फेस कर रहे हो और आपका डेट ऑफ एग्जाम क्या है, ये दोनों आप कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपके पास कितना टाइम है और किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो, और उसी हिसाब से मैं एक कस्टमाइज्ड गाइडेंस भी आपको कमेंट सेक्शन में दे सकता हूं, राइट? तो हम ये 4 नेगेटिव इमोशंस जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं एग्जाम से ठीक पहले उनको डिस्कस करते हैं, उनका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, राइट? पहला नेगेटिव इमोशन क्या है दोस्तों? सिलेबस नॉट कंप्लीटेड। ये है एक ऐसा नेगेटिव इमोशन जो कि आपको इस मोमेंट में हो सकता है जकड़ के रखी हो कि आपने प्रिपरेशन तो किया है लेकिन आपको लगता हो कि वो इनफ नहीं है और आपको जो जो करना था, जो जो आपने प्लान किया है वो नहीं हुआ है। इवन वो अगर हो भी गया है, आपको यूट्यूब में दिखा कि यार ये भी तो करना था, ये भी लोग कर रहे हैं, मैंने नहीं किया है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, आपको हमेशा ये लगता रहता है कि उसने ये कर लिया, मैंने ये नहीं किया। तो ये इमोशन हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है। और तो ऐसा अगर है तो हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा। इसके 2 रीजन हैं। पहली बात, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके 10th और 12th का एग्जाम नहीं है। 10th और 12th के एग्जाम में जो है सिलेबस होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस है वो भी टेंटेटिव होता है। आपको वो चेक करना चाहते हैं कुछ लॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर, क्वांट में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, और उनके लिए एक मोटा मोटा उन लोगों ने एक आइडिया दे दिया होता है कि इन एरियाज से देखेंगे।
और जो एरियाज भी वो देते हैं वो स्कूल के तरह एरियाज नहीं होते हैं, वो भी काफ़ी ब्रॉड होते हैं और उनमें तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो क्वेश्चंस पहले आए हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस ही बाद में आए या उस तरह के क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन के नेचर भी चेंज हो सकते हैं। तो एक कोई फिक्स्ड सिलेबस है क्या बोर्ड के एग्जाम्स की तरह? नहीं है। तो अगर कोई फिक्स्ड सिलेबस है ही नहीं तो सिलेबस कंप्लीट होने और ना होने की बात ही कहां से आ रही है? इसका मतलब यह है क्या कि हम लोग कुछ एक बिना पैरामीटर के हम तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोगों ने जो भी उन्होंने दिया है उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपनी तैयारी तो की है। अब अगर ऐसी बात है कि सिलेबस नॉट कंप्लीटेड तो वो तो किसी की भी कंप्लीट नहीं है। ये याद रखिएगा कि उस मायने में जिस मायने में आप सोच रहे हो सिलेबस कंप्लीटेड, वो किसी की भी नहीं है। तो इसमें कॉम्पिटिटिवली आप एडवांटेज में भी नहीं हो, डिसएडवांटेज में भी नहीं हो, तो इसलिए इसके बारे में सोचना बंद करें। जो आपको आना चाहिए वो है सोचने का तरीका, एबिलिटी टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस, एबिलिटी टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। अब ये अगर आप में है, और ये कैसे आता है? ये आता है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में, ये आता है प्रैक्टिस ठीक तरीके से करने में, और ये तो आप लोगों ने किया है ना। ये जो प्रिपेयर्ड सिंसियरली वाली बात आई है वो तो वही है ना, राइट? अगर ये किया है, आप इसके बारे में सोचना बंद कीजिए। खबरदार अभी कुछ भी नया करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज दैट वुड ओवरबर्डन योर माइंड। ये कोई जीए के 10 चीजें रट्टा मारने जैसा नहीं है कि आप आज के डेट पे कुछ नया करेंगे और उस तरह की चीज आप जाके एग्जाम में कर दोगे। विदाउट प्रैक्टिस विल नॉट बी एबल टू डू इट। और तो और वो चीज करेगी क्या? आपकी जो सेंस है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, उसको और लिमिट कर दीजिए, क्योंकि आप प्रेशर में आ जाओगे, इस नए चीज को अपने दिमाग में फिट करने के प्रेशर में आ जाओगे आप, राइट? ओके, आप इस मोमेंट में यही सोचिए कि यू आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। बस that is what you should think at this point, right? Okay? दूसरा नेगेटिव इमोशन क्या है कि what if the paper is different? क्या बोला मैंने कि ये जो सोच है, ये जो नेगेटिव इमोशन है, ये टाइम टाइम पे आता रहता है, खास करके जब पेपर पे 1-2-3 दिन बचे हैं, या पेपर के अंदर भी आ जाता है कभी कभी। ये तो पेपर अगर डिफरेंट आ गया तो पेपर के अंदर लोगों को में पैनिक आ जाता है। तो अगर आप पेपर से पहले ये सोच रहे हो कि व्हाट इफ द पेपर इज डिफरेंट, या अगर आपको पेपर जब दिखे और देखा कि जो आपने मॉक्स लगाए हैं या पेपर के पैटर्न्स लगाए हैं उनसे थोड़ा सा अलग आया है, ये क्वेश्चन के नेचर अलग आए हैं, तो आप जो इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हो उसको कैसे आप हैंडल करोगे? व्हाट टू डू इन दैट केस, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा, अगर पेपर डिफरेंट आया तो क्या वो आपके लिए आया? नहीं, वो सबके लिए आया है। क्यों? क्योंकि जो बाकियों ने तैयारी की है सिंसियरली, अगर जिसने प्रिपेयर किया है उसने तो सारे एंगल्स देखते हुए प्रिपेयर किया है ना, राइट? तो अगर उसके लिए ये पेपर डिफरेंट है तो बाकियों के लिए भी पेपर डिफरेंट है। तो यहां पे ना आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हो ना आप डिसएडवांटेज में हो, राइट? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर अच्छे कंट्रोल रख सकते हो, देन दिस माइट बी एन एडवांटेज फॉर यू। आपने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आए, पेपर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आए, उससे हमें ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा तैयार है, प्रिपेयर्ड है, राइट? वो क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी हुई रहती है। और अगर तैयारी अच्छी के बाद अगर आपका इमोशन अपने कंट्रोल में है, आप पैनिक नहीं करते हो, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है इसको। और हमेशा याद रखिएगा एक चीज, टेस्ट देने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनको हमेशा फॉलो कीजिएगा। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो क्वेश्चंस आप जल्दी कर सकते हो और एक्यूरेट, स्पीड और एक्यूरेसी जिन क्वेश्चंस में आपकी है, जिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में है, उनको पहले करते हुए कुछ स्कोर आपको बटोरने चाहिए कम टाइम के अंदर। फिर आपको उन क्वेश्चंस पे जानी चाहिए जिन पे स्पीड हो सकती है थोड़ी सी कम हो लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा हो, एंड देन आखिर में वो वाले क्वेश्चंस आपको हैंडल करने चाहिए जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट है। इसी तरह से आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करते हैं, राइट? ओके, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस चैनल पे आपको बहुत बार मॉक लाइव लेते हुए दिखाया गया है। सब टीचरों ने आपको किस किस तरह से मॉक लेना है आपको बताया है, हर एक सेक्शन में बताए हैं। तो आप उन सेशंस को एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है पेपर को। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने देखा है, यू आर ऑल सेट टू गो, राइट? तो उस बेसिक को रखिएगा, जो मॉक के बेसिक्स है वही टेस्ट के भी बेसिक्स है। अगर आपका पेपर डिफरेंट भी आया, आपके बेसिक्स क्लियर है,
जिसमें आपकी स्पीड ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, उनको पहले कर लिया। जिनसे आपकी स्पीड कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, उनको सेकंड में कर लिया। और आखिर में वो वाले क्वेश्चंस किए जिनमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे डाउट है। तो आप ऑटोमेटिकली अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर रहे हो, पेपर भले ही जैसे भी आए, राइट? यही आप कर सकते हैं और यही आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, नेगेटिव इमोशन नंबर 3। हमारे आखिरी के कुछ मॉक्स के स्कोर या लास्ट मॉक का स्कोर जो है कुछ ठीक नहीं आया सर। ये एक और नेगेटिव इमोशन जो हमें सताती रहती है। अब देखिए, हो सकता है आपने 10 मॉक दिए, 15 मॉक दिए, उसमें से आपने 7-8 में बहुत अच्छे किए, 3-4 में ओके ओके किया और 3-4 में आप अच्छे नहीं कर पाए। पर मान लीजिए उस लास्ट 3-4 में जो आप अच्छे नहीं कर पाए उसमें से 2 जो है आखिर में आए हों, तो आप क्या करोगे? आप ये नहीं देखोगे कि वो 7-8 आपने अच्छे किए। आपका पूरा माइंड, क्योंकि वो डरा हुआ है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है इस एग्जाम को क्लियर करने का, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉन हो जाता है किस तरफ? ना नेगेटिव की तरफ। वो सोचता है कि यार लास्ट 2 मॉक में मैंने खराब किया तो मेरा तो खराब हो सकता है। वो ये नहीं देखेगा कि 7-8 में मैंने अच्छा किया, राइट? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आपने 7-8 में अच्छे किए तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी आपका चांसेस ज्यादा है अच्छा करने का, राइट? अच्छा, मान लीजिए आपने 7-8 में अच्छे नहीं किए हैं, आपने 5-6 ही मॉक दिए और ओके ओके रहा है, एक आध खराबी हुआ है, तो भी आप मुझे बताइए कि आपका ये सोचना कि मेरे मॉक में रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, इसके वजह से मेरे एग्जाम में भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, इस सोच से आपका कोई भी भला होने वाला है? होने वाला है क्या? नहीं ना, राइट? अगर आपको लगता है भला होने वाला है, कमेंट में बताइए कि हाँ सर नहीं आप गलत हो, मेरा तो बहुत भला होने वाला है अगर मैं ये सोचूं कि मेरे साथ नेगेटिव ही होगा। पर ऐसे तो होता नहीं है ना, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। नेगेटिव जितना सोचेंगे स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा परफॉर्मेंस में उसका इफेक्ट हमें दिखेगा, राइट? ओके, तो व्हाट टू डू? पहली बात तो इस बात को एकदम से समझ लीजिए, अपने अपने दिमाग में ना फिट कर लीजिए। कोई भी मॉक में स्कोर, कोई भी टेस्ट में स्कोर आपकी कैपेबिलिटी का एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों सर, कैसा क्यों कह रहे हो? अच्छा, हर बार जब आप मॉक देते हो, फिर इस मॉक को एनालाइज करते हो और देखते हो, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप कर सकते थे, उसी टाइम लिमिट के अंदर कर सकते थे, आराम से उस मॉक में मिनिमम 15 से 20% और एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते थे। ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने तैयारी की है सिंसियरली, उनको हमेशा ये मिलता है, राइट? तो हमारी कैपेबिलिटी तो वो हुई ना, मिनिमम 10-20% जो मुझे मिलता है उसके ऊपर, और किसी किसी केस में तो किसी किसी मॉक में तो हमें मिलता है कि 50-60% भी हमारा स्कोर का इजाफा हो सकता था। तो हमारी मेन कैपेबिलिटी तो वो है ना, जो हमें मिला वो तो नहीं है। तो क्यों है ये डिफरेंस हमारे एक्चुअल स्कोर्स में और हमारे एक्चुअल कैपेबिलिटी में? ये डिफरेंस क्यों है दोस्तों? ये डिफरेंस क्यों है पता है? वो जो मैंने मॉक के बेसिक्स बोले ना, जिनके बारे में हमारे स्मार्ट कीड़ा की टीम ने सेशंस भी लिए हैं कि मॉक कैसे देना है, 27 आउट ऑफ 30 कैसे लाना है, ये जितने भी इस तरह के क्लासेस है वो क्यों थे? वो आपको ये दिखाने के लिए थे कि यार दोस्त, उस मॉक में आपको मान लो 20 मिले हैं, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी तो 27 की थी ना दोस्त। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने क्वेश्चन का ऑर्डर गलत चूज किया होगा, आपने किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया होगा, आपने किसी क्वेश्चन के साथ ईगो टसल में चले गए होंगे। तो ये सब तो गलत है ना एक पेपर में, आपको भी पता है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तभी आपको पता चल रहा है, आपको तो पता ही है ना ये, लेकिन आपसे हो नहीं पाया था। तो इसीलिए तो वो सेशंस है ताकि आप वो करो। पहली बात तो ये है कि आपके अगर मार्क्स नहीं आए हैं मॉक में, उसका मतलब ये नहीं कि आपके अगले टेस्ट में मार्क्स नहीं आ सकते हैं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको वो टेस्ट सही तरीके से देना पड़ेगा, सही स्ट्रैटेजी के साथ देना पड़ेगा, और वो स्ट्रैटेजी जो आपने ठीक किया है इतने प्रैक्टिस के बाद, उससे स्टिक करके आप अपने आप ऊपर कंट्रोल रखते हुए करिएगा, आपको अपना बेस्ट स्कोर मिल जाएगा, राइट? और दूसरी बात, एवरी टेस्ट नीड्स टू बी सीन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। ये खास करके उनके लिए है जिनको मान लीजिए मॉक में कोई भी अच्छा स्कोर नहीं मिला। उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो, ऐसा भी तो होता है ना, कभी कभी आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो ऑलराउंडर है, जो रणजी में तो ऑलराउंडर के हिसाब से अच्छे खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनल में वो बॉलिंग अच्छा कर लेता है लेकिन बैटिंग अच्छा नहीं करता है। उसके 2 रीज़न है कि वो लेट ऑर्डर में आते हैं और उसको शायद उसका बैटिंग का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नेचुरली बॉलर है।
पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बैट्समैन एक्सट्रीम प्रेशर में, वही जो कि बॉलर बैट्समैन है, वो एक्सट्रीम प्रेशर में एक इंटरनेशनल मैच में इंडिया को जिता भी देता है। ऐसा होता है ना, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि हर मैच अलग है, हर मैच में योर पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म इमेंस है, और उस कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पिछले मैचेस के कितने स्कोर है, उसके बेसिस पे आपका इस मैच का स्कोर डिफाइन होगा। वो प्रैक्टिस काम आएगा बट वो डिफाइन उस मैच का परफॉर्मेंस करेगा। और ये अदर वे राउंड भी तो होता है ना। अगर ऐसा होता है कि जो बैट्समैन अच्छा बैट करता है वो हर एक मैच में बैट कर पाता तो बात ही खत्म हो जाती। तो क्या विराट कोहली का नो फॉर्म आता, रोहित शर्मा का नो फॉर्म आता? नहीं आता ना, राइट? तो एवरी टेस्ट इज इंडिविजुअल। जब आप एक टेस्ट को उठा के बैठ रहे हो, वो चाहे मॉक हो, वो चाहे एक्चुअल टेस्ट हो, अभी तो एक्चुअल टेस्ट की बात है, तब आप में इमेंस पोटेंशियल है उसको क्रैक करने का और बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर्स लाने का। क्लियर, राइट? ओके, नाउ नेगेटिव इमोशन नंबर 4 है व्हाट इफ आई फेल दिस टाइम। फियर ऑफ फेलियर। और ये बहुत ही आम बात है क्योंकि हम बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो फियर ऑफ फेलियर आना नेचुरल है। तो व्हाट डू वी डू अबाउट इट? एक बात बताओ मुझे, क्या हम इस थॉट को ही फ्लिप कर दें इन 2 दिन के लिए, जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं जा रहे हो? एग्जाम हॉल में जाके आप क्या करोगे वो मैं बता रहा हूं। एग्जाम हॉल में जाके आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम पेपर में बैठ गए हो, ताकि आपको इनमें से कोई भी नेगेटिव इमोशन या और भी कोई नेगेटिव इमोशन आपको अगर दिमाग में सता रही हो, वो आपको इफेक्ट ना कर पाए, उसके लिए मैं एक बोनस टिप दूंगा। लेकिन पहले देखते हैं ये जो 1-2 दिन है उसमें अगर ये वाला नेगेटिव इमोशन आपको बार बार सता रही है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थॉट को फ्लिप कर देना चाहिए। नाइटमेयर ही क्यों लेना है? अगर इमेजिनेशन तो आपके हाथ में है ना, आपका एक पार्ट आपका जहन का डर के मारे सोच रहा है कि अगर फेल कर गया हो, उसी जगह पे एक पार्ट तो ऐसा भी है ना जो सोच रहा हो, होपफुल हो कि अगर पास कर गया, अगर ये क्लियर कर गया तो इसको तवज्जो ना देते हुए इसको ज्यादा तवज्जो दो। डे ड्रीम करना चालू कर दो, क्योंकि देखो अभी आखिरी दिन आप ऐसा कुछ भी तैयारी नहीं कर सकते हो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में जो आपको एक लीडिंग एज देगा। आप हल्का फुल्का रिवीजन कर सकते हो और अपने मेंटली अपने आप को जो है लॉजिकली ओरिएंटेड करने के लिए अपने माइंड को शांत कर सकते हो ताकि एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे सको। तो क्योंकि थोड़ा सा खाली टाइम भी होता है इस लास्ट दिन में, हमारे दिमाग में ऐसे खराब ख्याल आते हैं। तो जैसे खराब ख्याल आते हैं ऐसे अच्छे ख्याल भी तो आ सकते हैं। तो हमें फ्लिप कर देना है इस थॉट को। रादर देन नाइट मेयर्स वी विल ड्रीम कि अगर मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो क्या होगा, हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। ये सोचो। अगर एग्जाम से एक दिन पहले आपको फेलियर का डर सताता है तो उसको रिप्लेस कर दो सक्सेस की खुशी से। एक दिन पहले तक, एग्जाम के अंदर नहीं। तो एग्जाम के अंदर क्या करें? क्योंकि एग्जाम के अंदर तो ना डे ड्रीमिंग ना नाइटमेयर काम आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। उस कम टाइम के अंदर हमें उस पेपर में बेस्ट ऑफ द स्कोर्स लेना है, तो टाइम वेस्ट करने का तो कोई भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो एग्जाम के अंदर क्या करें? तो यहां आता है मेरा बोनस टिप। मैंने आपको बताया था ना, ये बोनस टिप सिर्फ वहां नहीं काम आएगा, नेगेटिव इमोशन 4 के केस में ही सिर्फ नहीं काम आएगा। एग्जाम के दौरान किसी भी तरह के इमोशनल टर्मोइल को कंट्रोल करने के लिए ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है। ये एक टिप ने हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ बदल दी है, क्योंकि जब से उन्होंने इस टिप को यूज किया अपने लाइफ में, अपने एग्जाम में, उनकी एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है वो अलग लेवल पे चला गया। और वो है क्या? वो है ये, मेक द प्राइमरी गोल ऑफ योर टेस्ट नॉट परफॉर्मेंस बट एंजॉयमेंट। सोचो, बहुत डीप एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको एक टिप के फॉर्म में। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एग्जाम के अंदर घुस रहे हो, अपने आप को ये मत कहो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो कह सकते हो, राइट, बेस्ट ऑफ लक कह सकते हो, पर लास्ट चीज कहो एंजॉय द एग्जाम। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हो उसमें आपका परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट हो जाता है। अब आप जब एग्जाम को एंजॉय करने बैठोगे तो आप हर एक क्वेश्चन को देखोगे, उसको सॉल्व करने से एक किक मिलेगी आपको,
वो अगर नहीं सॉल्व हो रही है टाइम के अंदर, उसको छोड़ के नेक्स्ट किक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ड्राइविंग फोर्स उस पेपर में है एंजॉयमेंट। आप एंजॉय कैसे करोगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, जब आप अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा लगा पाओगे, तभी तो आपको इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट मिलेगी उस पर्टिकुलर पेपर से। इस बोनस टिप से आप इंश्योर करोगे कि कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर उस 1 घंटा 2 घंटा जितने भी पीरियड का एग्जाम हो, प्री हो, मेंस हो, कभी भी नहीं घुस सकता हो। क्यों? क्योंकि यू आर इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है? इन एडवाइस को दिमाग में रखते हुए अगले 1-2 दिन में अपने माइंड को स्ट्रांग कर लो और पेपर में जाके इन नेगेटिव इमोशंस से आप डिस्टर्ब मत हो और एग्जाम को एंजॉय करते हुए अपना बेस्ट दो। कमेंट सेक्शन में अपना एग्जाम डेट और कौन सा नेगेटिव इमोशन आप फेस करते हो, अगर कुछ अलग भी फेस करते हो वो टाइप करो। मैं इंश्योर करूंगा कि आपके पास सही गाइडेंस पहुंच जाए थ्रू कमेंट सेक्शन। ओके? और इस एग्जाम को देके आओ। अगले जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है उसके लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कराने वाला हूं, तो रेगुलरली फॉलो करते रहो। सो ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर एग्जाम।